अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 30th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल बजटिंग के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू की थी। अभी आज के लेक्चर में हम उसी डिस्कशन को जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे कि जब एक फाइनेंशियल मैनेजर ने इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ मेकिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल है। उस सिलसिले में हमने ये कहा था कि वो जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनके क्या क्राइटेरिया हैं और किस तरह हम उसको कैलकुलेट करके एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और उस सारी कैलकुलेशन में जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे थे, बिहाइंड द सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी दैट वाज रिलेटेड टू द कैश फ्लो। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने उन कैश फ्लोज के बारे में डिटेल डिस्कशन शुरू की। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमने जो डिस्कशन पिछले लेक्चर में की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि प्रोजेक्ट के जो हैं वो कैश फ्लोज वो कौन से होते हैं जिनको हमने डिस्काउंट करना है इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन या IRR कैलकुलेशन के लिए भी, जिनकी NPV को हमने जीरो के बराबर करना है, ये जिनकी बेसिस पे हमने पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो सारे के सारे कैश फ्लोज जो हैं उनमें चंद इश्यूज जो हैं वो हमें बहुत गौर से देखने पड़ते हैं। सबसे पहला इश्यू या सबसे पहली टॉपिक या कंसिडरेशन जो है वो ये है कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो रेलेवेंट कैश फ्लोज होने चाहिए। अब रेलेवेंट कैश फ्लोज कौन से हैं? हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक बिजनेस जब एक लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडरटेक करना चाहती है तो उसको ये देखना चाहिए कि फर्म के कैश फ्लोज विदाउट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड फर्म्स के कैश फ्लो विद द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, दोनों का डिफरेंस जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द रेलेवेंट कैश फ्लोज। और इन कैश फ्लोज को हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज भी कहते हैं। तो जब हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की बात करते हैं तो इस सिलसिले में भी हमें चंद एक बातों को बहुत गौर से देखना पड़ता है और वो कंसिडरेशंस या बातें जो है हमारी वो कौन सी हैं। सबसे पहले इश्यू आता है संक कॉस्ट का। तो संक कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि हम एक दफा इनकर करने के बाद दोबारा रिकूप नहीं कर सकते। Whether we accept the project or we reject the project, once we have incurred those costs, उनको हमने दोबारा कहीं से रिकवर नहीं कर सकना। इस वजह से हमारे जो संक कॉस्ट हैं, they should not be considered as part of the relevant cash flows. The second issue relates to the opportunity cost. What basically is the opportunity cost? The opportunity cost is the value of the next best alternative given up in order to undertake this investment project. इसलिए जब हम फर्म के रेलेवेंट या इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की बात करते हैं, we need to take into consideration the concept of the opportunity cost. उसके बाद हम मजीद जब आगे डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं तो we talk about the side effects. अब अगर एक फर्म जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म जो है एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो नई प्रोडक्ट के लॉन्च करने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसकी सेल्स डिक्लाइन कर दें। तो इसकी वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज ऑफ द फर्म। इसलिए हमें उन बैड इफेक्ट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। और अगर किसी नई प्रोजेक्ट की लॉन्च के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन जो है उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है तो दिस पॉजिटिव इफेक्ट जो है इट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द रेलेवेंट और द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट की। द इश्यू ऑफ फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए, दैट बेसिकली इज अ मैनेजरियल वेरिएबल।
इसलिए इससे रिलेटेड जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, यानी जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ऑन द लोन टेकन, या जो हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं ऑन द सेल ऑफ द शेयर्स, वो दोनों जो हैं दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो दे शुड नॉट, द फाइनेंसिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द रेलेवेंट और द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज. Another important issue is that of the net working capital. कि जब हम एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम फंड्स की कमिटमेंट करते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे भी उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश, वी नीड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज, एंड देन वी मे आल्सो बी सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड द अकाउंट रिसीवेबल्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं. एट द सेम टाइम हम परचेजेस भी कर रहे होते हैं ऑन क्रेडिट, सो वी डू हैव द अकाउंट्स पेएबल. सो ऑल ऑफ दीज, द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नेट वर्किंग कैपिटल, और ये जो है दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो, सो दे शुड आल्सो बी कंसिडर्ड. फिर उसके बाद अदर इश्यूज लाइक कि जब हम कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी शुड नॉट बी कंसिडरिंग the cash flows in an accounting sense. Rather, we should be focusing on the cash flows as if we are making the payments and we are receiving the payments, which means that we are talking about the actual cash outflows and the inflows. We are not talking about the cash inflows, outflows in an accounting sense. And finally, what is the role of the taxes? How should we be taking into consideration the element of taxes which a firm pays to the government? तो जो हमारे कैश फ्लोज हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, वो शुड बी नेट ऑफ द टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि हमें आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज की बात करनी चाहिए. वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं उनमें किन किन इश्यूज को हमें खास तौर पे देखना चाहिए, तो नेक्स्ट इश्यू वाज दैट ऑफ द प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स. प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स में हमें जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है उनके बारे में एक मेन हेल्प मिल जाती है. प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स में वी टॉक अबाउट द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज and the outflows of the project, we prepare the income before interest and taxes figure and then income after interest and taxes. उसके साथ साथ on the basis of the fixed capital expenditure जो हमने एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अंडरटेक करना है, और उसके साथ साथ जो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स में हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करना है तो वो will also become a part of it. And secondly, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल में, दैट विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट. बाय द वे, जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अ लोन, यानी कि इनिशियली जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो वी मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन आवर नेट वर्किंग कैपिटल, जो भी रिक्वायरमेंट है. लेकिन व्हेन वी क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, टर्मिनेट कर देते हैं जब हम प्रोजेक्ट को, at that time we recoup the investment in our net working capital. So जब हम शुरू करते हैं we make an investment in net working capital, it's just like taking a loan. And then दूसरी तरफ जब हमारे net working capital की termination of the project के ऊपर value recoup हम कर लेते हैं, so that is just the payment of the loan. तो इन सारा कुछ को मिला के वी प्रिपेयर द एस्टिमेटेड और द प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो इस सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल ली थी और हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी कि हाउ विद द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द रेलेवेंट कैश फ्लोज, हाउ कैन वी प्रिपेयर द प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. और उसकी बेसिस पे हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट किए थे एंड देन द टोटल कैश फ्लोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कैलकुलेट किए थे. तो आज हम उसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे और हम उन कैश फ्लोज की बेसिस पे
जो हमने टेक्निक्स पिछले लेक्चर्स में कवर की थी, जो थी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उनको कैलकुलेट करके फाइनली क्लोज डाउन करेंगे अपने इस एग्जाम्पल को बाय सेइंग कि वेदर वी शुड गो अहेड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट। तो इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करने के बाद हम जो है नेट वर्किंग कैपिटल का जो इश्यू है उसको एक क्लोजर लुक से देखेंगे। वी विल गिव अ डिटेल insight into the net working capital and the importance of the net working capital whenever we are calculating the relevant cash flows for a particular project. इस सिलसिले में भी हम एक आध एग्जाम्पल लेके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करेंगे एंड उसके बाद डिप्रिसिएशन which basically is a non-cash item, लेकिन it plays an important role while we are calculating the relevant cash flows for the project. तो हम डेप्रिसिएशन को देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड देन डेप्रिसिएशन हैज अनदर एस्पेक्ट एंड दैट एस्पेक्ट इज कि इट प्रोवाइड्स अस विद अ टैक्स शील्ड। और वो टैक्स शील्ड जो है उसको हम किस तरह जो है कंसीडर करते हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द रेलेवेंट कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट। तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर बाय स्टार्टिंग विद द परफॉर्मा स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट की थी, और उसके बाद हम वही जो हमारे वेरियस मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के वो इस एग्जाम्पल पे लगाएंगे। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम रिविजिट कर लें कि सपोज वी वांट टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर एनडी एंटरप्राइज। इन ऑर्डर टू डू सो वी मस्ट हैव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इन दिस केस वी अज्यूम दैट sales of 10,000 units per unit at the rate of $5 per unit. Variable costs are $3 per unit and the fixed costs are $5,000 per year. The project has no salvage value and the project life is 3 years. Furthermore, project cost is $21,000, depreciation is $7,000 per year. Investment in net working capital is $10,000 and the firm's required return is 20%. The tax rate is 34%. अब इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके we will first of all prepare the pro forma financial statement, capital requirements, and then the cash flows, and finally we will evaluate the project whether the firm should go ahead with this project or not. तो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही तैयार कर ली थी उसको हम थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू करेंगे। सो वी हैव सेल्स 10,000 per unit per year at a rate of $5 per unit. So total are 50,000. Variable cost $3 per unit, 30,000. Gross profit is 20,000. Fixed costs per year 5,000. Depreciation is 7,000. Earning before interest and taxes is 8,000. And taxes at the rate of 34% is 2,720, and the net income calculated is 5,280. Projected balance sheet में और the capital requirements में हमारे पास net working capital जो है that is 10,000 per year, and then the net fixed assets 21,000 right now, then 14,000, and then finally 7,000, and the total we have 31,000, 24,000, 17,000 and 10,000. And then we go for the project's cash flow. Project के cash flow में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है operating cash flows is one component, दूसरा component है हमारा investment in the net working capital, and तीसरा component है हमारा long term basis पे capital expenditure. तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं operating cash flow की। तो उसमें हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 8,000 प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ 7,000 एंड टैक्सेस ऑफ माइनस 2,720, दैट गिव्स अस द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ 12,280. नाउ वी लुक एट द प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट कैश फ्लोज, जिसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर. And that we have reflected on this slide. The operating cash flow for all the 3 years 12,280 as calculated before. Changes in the net working capital. Now since the project requirement is as of today
we need to make an investment in the net working capital of 10,000. So we have minus 10,000 there. At the termination of the project, which will be at the end of the third year, we are going to recover that 10,000 investment in net working capital. So we have plus 10,000 at the end of the third year. The third component is capital spending. And we assume that we have to spend 21,000 on this particular project. So therefore, as of today, we have to make total investments of 10,000 on net working capital, 21,000 for the capital equipment, then the total is 31,000. So we have the cash flows of minus 31,000 as of today, which in other words is the cost of the project. और इसी के अगेंस्ट हमने जो बेनिफिट हैं, जो कि हमारे कैश फ्लोज हैं, उनको evaluate करना है. And our relevant cash flows for the year number 1, 12,280, year number 2, 12,280, and year number 3, 22,280. Now we have to evaluate these cash flows. So which of the techniques we are going to use? Let's start with the net present value. अब net present value में क्या हमारे पास procedure है? As we discussed in the previous lectures, कि हमारे पास cost क्या है और the outflow क्या है? That is the expenditure on the capital equipment, which is 21,000, and the changes in the net working capital, that again is 10,000. So the total is 31,000. उसके अगेंस्ट हमारे जो कैश फ्लोज हैं फॉर द 3 years, उनको हमने डिस्काउंट करना है. एंड देयर वी नीड अ डिस्काउंट रेट. एंड हियर वी हैव अज्यूम्ड कि वी हैव अ डिस्काउंट रेट ऑफ 20%. सो वी हैव minus 31,000 plus 12,280 for the first year, discounted back by one time period, 1.20 to the power 1. Then 12,280 discounted by 2 time periods, 1.20 to the power 2, plus 22,280 for the third year, 1.20 to the power 3. So the total we have 655. That when we take the total investment of minus 31,000 and then we compare it with the discounted cash inflows, the net difference is net present value, which is positive, and we have reflected that as 655. Now if we try to calculate the internal rate of return, the calculation for the internal rate of return is that we are trying to find out a discount rate which will make the net present value of this particular project equal to 0. And that we have to do on hit and trial basis. But there is one starting point. That whenever we have a project with a positive NPV, as is the case in this particular example, so we need to start with a higher discount rate. अब हमारे पास जो positive NPV आई है, that we have calculated using a discount rate of 20%. इसलिए हमें 20% से higher rate को अगर हम लेके चलें, तो exactly speaking, हमारे पास 21% जो है, that is the rate which will bring the net present value of this project equal to 0. तो हमारे पास IRR जो है, that is 21%. So let's go for the other calculations. Payback period. The payback period is equal to 2.3 years. हमारे पास जो total outflow है, that is 31,000. We need to look at the cash inflows. पहले साल में 12,280, दूसरे साल में 12,280. And then still we have some left over, and that we are going to cover up from the third year. As a ratio, we have 0.3 years to recover the remaining balance after year number 1 and year number 2. So the total 31,000 is recovered in a time period of 2.3 years. Therefore, our payback period is 2.3 years. Average accounting return. अब एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न में वी डू हैव अ फार्मूला जिसमें हम कहते हैं कि दिस इज एन अकाउंटिंग मेजर. द न्यूमरेटर इज अर्निंग, नेट अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड देन डिवाइडेड बाय द एवरेज बुक वैल्यू. सो द नेट अर्निंग इफ वी टेक फ्रॉम द प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, दैट इज इक्वल टू 5,280. So that becomes our numerator. Then we talk about our denominator.
डिनोमिनेटर में वी नीड टू लुक एट द एवरेज बुक वैल्यू। अब वो एवरेज बुक वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? वही जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमने लिखी थी फॉर ऑल दी 4 years इन द सेंस एज ऑफ टुडे हमने कितना स्पेंड करना था, एंड देन उसके बाद लेटर ऑन हम कितना जो है स्पेंड करते हैं, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, एंड देन वी टेक द एवरेज ऑफ इट। So here we have 10,000 net working capital and 21,000 for time period 0, which is 31,000. Year number 2 में हमारे पास 10,000 net working capital and 14,000 for net fixed asset. 24,000 for this first year. Then 17,000 at the end of second year and 10,000 at the end of third year. So while we are calculating our average book value, we take all of these four numbers, 31,000 plus 24,000 plus 17,000 plus 10,000 divided by 4. So that gives us average accounting return, which is equal to 25.76%. Now the next question is whether the firm should go ahead with this particular project or not. What do you think? As per our calculations, if you look at the various techniques, our NPV is positive, our IRR is higher than 20%, which is the required rate of return. Our average accounting return is also 26 point some percentage. Our payback period is 2.3. So as per these calculations, the firm should go ahead and undertake this particular project. Then we talk about another approach. And that approach basically is the tax shield approach. ये approach भी हम use कर रहे हैं किस लिए? कि project के relevant cash flows को calculate करने के लिए. Now this approach is very simple and straightforward. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि this is a shortcut to the preparation of all of those information performance statement, and then later on the capital requirement, and finally talking about the operating cash flows, changes in the net working capital and the fixed investments. So इस सिलसिले में हमारे पास क्या फार्मूला है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट multiplied by 1 minus T. Now the T here is the tax rate plus depreciation into the T, which is the tax rate. अब हम ये देखते हैं कि हमारी एग्जाम्पल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हम इस फार्मूले में डालेंगे. तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी नीड इज द सेल्स. तो सेल्स जो है वो हम लेंगे अपनी प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट में. तो प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की जो पहली एंट्री है दैट इज गिविंग अस सेल्स ऑफ 50,000 एंड देन सेल्स माइनस वी हैव द कॉस्ट. तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं इट हैज टू कंपोनेंट. एक कंपोनेंट है हमारा फिक्स कॉस्ट का और दूसरा कंपोनेंट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट का. तो दोनों को जब हम ऐड अप करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है दे आर इक्वल टू 30,000 और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है दे आर इक्वल टू 5,000. ये सारी इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट एज पर द प्रोवाइडेड डिटेल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है. तो नेट व्हाट वी हैव हियर इज के 50,000 माइनस 35,000 multiplied by 1 minus the tax rate, which is 1 minus 0.34 is equal to 0.66. Plus we have the depreciation, and the depreciation was given as 7,000. So depreciation multiplied by the tax rate, which is 34% or 0.34. So in total what we have here is 9,900 plus 2,380, which is equal to 12,280. अब ये हमारा 12,280 जो है एग्जैक्टली बराबर है हमारी उस कैलकुलेशन की जो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल एंड देन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल जो है उसके थ्रू कैलकुलेट की थी. तो दिस बेसिकली इज एन अल्टरनेटिव कैलकुलेशन फॉर द ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब इस कैलकुलेशन के बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट. एक कंपोनेंट जो है दैट इज sales minus cost into 1 minus the tax rate. अब दूसरा कंपोनेंट है depreciation into the tax rate. इन दोनों कंपोनेंट को हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोजेक्ट्स वुड बी कैश फ्लोज
had there been no depreciation expense, which is 9,900. And the second portion is the depreciation tax shield, which is 2,380. अब ये तो थी हमारी alternative approach. Alternative approach for the calculation of the operating cash flow from a particular project. यानी हमारे पास दो streams हैं, या दो choices हैं, या दो alternative हैं for the calculation of the operating cash flow of a particular project. Commonly used one जो है, that is that we prepare the pro forma income statement, we look at the capital projections, fixed and the long term, and then finally the relevant cash flows will have three components: the operating cash flows, investment in the net working capital, and then finally the investment in the fixed capital. उन सबको एड अप कर लें तो वी विल हैव द ऑपरेटिंग कैश फ्लो. द अल्टरनेटिव अप्रोच इज द टैक्स शील्ड अप्रोच, जिसमें हम डायरेक्टली गिवन इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेल्स माइनस द कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1 माइनस द टैक्स रेट, और उसमें प्लस हम करते हैं डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट. तो पहला कंपोनेंट जो है, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑल दोज कैश फ्लोज हैड देयर बीन नोन डेप्रिसिएशन, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारी वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और उस पे जो है हमें टैक्स की जो है वो बेनिफिट मिलता है. आफ्टर दिस कैलकुलेशन लेट्स गो बैक टू द नेट वर्किंग कैपिटल एंड हैव अ क्लोजर लुक ऑन द नेट वर्किंग कैपिटल. अभी तक जो हम कैलकुलेशंस करते आए हैं उसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हमारी सारी सेल्स जो हैं वो कैश सेल्स हैं, क्योंकि जब हमने सेल्स की फिगर ली तो हमने उसको कैश इनफ्लो की फिगर के बराबर समझा. बट इन रियल लाइफ हमारी सारी सेल्स जो हैं वो कैश सेल्स नहीं होती. वी डू सेल ऑन क्रेडिट. तो व्हेनेवर वी सेल ऑन क्रेडिट वी जनरेट व्हाट इज नोन एज द अकाउंट रिसीवेबल्स. इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी जो कैश इनफ्लोज हैं they can be less than our total sales. या अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई सेल्स हमने की है, क्रेडिट सेल्स, उनकी अगर हमें रिसीट होती है तो दैट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन द कैश फ्लोज. देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ही रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, तो वी विल फोकस ऑन द अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एक और दूसरा इशू आता है कैश आउटफ्लोज का, कि कैश आउटफ्लोज में भी हम ये कहते हैं कि जितने हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे जो हैं दे रिफ्लेक्ट द कैश आउटफ्लो. बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो हैं परचेज करें ऑन क्रेडिट. व्हेन वी मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट वी डू नॉट मेक कैश पेमेंट्स, देयरफॉर इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो. What it means here is कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल के होने की वजह से हमारे कैश इनफ्लोज कम या ज्यादा हो सकते हैं, कम या ज्यादा इन कंपैरिजन टू द सेल्स. और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिट परचेजेस करने की वजह से, अकाउंट्स पेएबल होने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम या ज्यादा हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू द कैश आउटफ्लो. तो इसी टॉपिक को अब हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं in order to clarify this particular concept. और ये इशू जो है, the difference between the sales and the cash inflow and the cost and the cash outflow, वो हम resolve कर सकते हैं as long as कि we also record the changes in the net working capital in our relevant cash flows of a particular project. तो अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आती हैं उनको रिकॉर्ड कर लें तो देन हमारी जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कैश फ्लो कैलकुलेशन, एज्यूमिंग कि सारी सेल्स कैश इनफ्लो हैं एंड सारी कैश कॉस्ट जो है वो कैश आउटफ्लो हैं. तो इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. एंड हियर वी से सपोज वी हैड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ ईयर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Sales are equal to $500, costs are $310. Therefore, our net income is equal to $190. We want to keep this example very simple because our focus is only
on the treatment of the account receivable and the treatment of the accounts payable. And definitely both of these account receivables as well as accounts payable जो है, they constitute a part of our net working capital. तो इसमें हम चंद simple assumptions ले रहे हैं. Depreciation and taxes are 0. Number 2, no fixed assets are purchased during the year. Number 3, only components of the net working capital are accounts receivable and the accounts payable. इसके साथ साथ अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है on the accounts receivable as well as on the accounts payable, and that we have reflected on this slide here. Beginning of the year हमारे पास accounts receivable जो हैं they are 880. End of the year we have the receivables worth 910, which means that during the year our receivables have gone up by an amount of $30. So we have recorded the change, and increase is a positive plus 30. Accounts payable. Beginning of the year we have the accounts payable worth 550. End of the year accounts payable are 605, which means during the year our accounts payables have increased by 55. So we have plus 55. Overall, our net working capital. The net working capital has only two components by assumption. हमने assume किया है कि हमारे net working capital में सिर्फ receivables और payables भी हैं. We do not have any cash, change in inventory or any other element in current assets or the current liabilities. Therefore, हमारा net working capital जो है, conventionally हम ये कहते हैं कि हमारा net working capital is equal to current assets minus the current liabilities. But हमारे इस scenario में हमारा net working capital will be equal to receivables minus the payables. Therefore, beginning of the year हमारे पास net working capital is 880 minus 550, which is equal to 330. End of the year में हमारे पास accounts receivable 910 minus accounts payable 605 is equal to 305. Therefore, net working capital looking at the changes 330 से कम होके 305 हो गया. So the change in the net working capital is a negative number which is minus 25. ये दूसरी सूरत हाल में we can also calculate the change in the net working capital by looking at the change column. Receivables are current assets and the payables are the current liabilities. So we have 30 minus 55, that gives us minus 25. Based on this information, let's calculate the operating cash flows. So the operating cash flow in this example is the same as earning before interest and taxes, as there are no taxes or depreciation. Now the relevant cash flow का पहला component क्या है? Operating cash flow. And in our example, that operating cash flow is equal to earning before interest and taxes. We do not have any taxes, we do not have any depreciation. Next is our changes in net working capital. Now the net working capital declined by $25 during the year. There was no capital spending during this particular year. Therefore, क्योंकि हमारा तीसरा component क्या था? Capital spending का. By assumption, we said कि there will not be any capital spending during this particular year, so that is equal to 0. अब हम देखते हैं overall operating cash flows को. तो operating cash flows जो हैं वो earning before interest and taxes net, and then net working capital has declined by 25 and 0 for the capital spending. अब projected cash flows जो हैं they are equal to total cash flow is equal to operating cash flow minus change in net working capital minus capital spending. So we have 190 minus 25 and minus 0, and that is equal to 215. Now we need to know what were cash revenues for the year and what were the cash costs. अब जब हम देख रहे हैं overall revenues and the cost, उनको हम relate करना चाह रहे हैं with the cash flows.
कैश फ्लोज अभी हमने अपने कन्वेंशनल तरीके से कैलकुलेट किए और उसमें हमने नेट वर्किंग कैपिटल की चेंज को इनकॉर्पोरेट किया। अब हम दूसरी साइड से अपने कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो कि हमारी रेवेन्यूज और कॉस्ट क्या थी और कैश इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज क्या थे। सो वी हैव सेल्स ऑफ $500 while account receivables they increased by $30 over the year. So cash inflows are equal to how much? 500 minus 30 which is equal to 470. क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमारी सेल्स जो है दे आर 500 और उसके साथ साथ हमारे रिसीवेबल्स जो हैं दे इंक्रीज्ड बाय 30, व्हाट डज दिस मीन कि हमारे कैश सेल्स जो हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 500 क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग द क्रेडिट सेल्स। तो हमारी क्रेडिट सेल्स 30 है, तो नेट हमारी जो कैश सेल्स हैं दे आर 500 minus 30 which is 470. Then we look at the cost. Our total cost जो है 310 on our income statement, but our accounts payable they also increased by 55 during the year. So the cash costs are equal to how much? 310 minus 55 is equal to 255. क्योंकि हमने टोटल तो कॉस्ट लिख दी 310 की, लेकिन उनमें से कैश पेमेंट कितने की है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द इंक्रीज इन द अकाउंट्स पेएबल। तो हमारे अकाउंट्स पेएबल जो हैं वो बढ़ गए 55 से, तो वो हमने येट टू बी पेड है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए हमारी जो नेट होगी दैट विल बी 310 माइनस 55। ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अगर अब हम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड रिलेटेड कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना चाहें, so that we have done on this particular slide. Cash inflows less cash outflows is equal to 470 minus 255 which is equal to 215. And that exactly is matching with our previous calculation. अब हम अगर उन दोनों को लिखें तो कैश फ्लोज आर इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो 500 हमारी सेल्स माइनस 30 रिसीवेबल्स और उसमें से हमने माइनस करने हैं कैश आउटफ्लो, 310 हमारी कॉस्ट माइनस 55 इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, दैट इज इक्वल टू 215 एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस द चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वी कैलकुलेटेड एज 190 माइनस हमारा नेट वर्किंग कैपिटल डिक्लाइन कर गया माइनस 25 से, सो वी हैव 215. So whether we use the direct approach or just looking at the cost and the revenue and then adjusting the cost and the revenue with the receivables and the payables will give us the same amount of our relevant cash flow from a particular project. अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं in order to clarify the concept. अब इस एग्जाम्पल में अगेन वी विल ट्राई टू कीप द एग्जाम्पल सिंपल क्योंकि बेसिक फोकस हमारा जो है दैट विल रिमेन ऑन कि नेट वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट अगर हम डाल देते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेलेवेंट कैश फ्लो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अगर हम अपनी कॉस्ट एंड रेवेन्यू को एडजस्ट कर लें डायरेक्टली देयर एंड देन विद द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड द अकाउंट्स पेएबल. So here in this example we are saying for the year just completed for the pencil company sales were 998 and the costs were 734. Following are the beginning and the ending balance sheets. पिछली एग्जाम्पल में हमने सिर्फ नेटवर्किंग कैपिटल में दो एलिमेंट लिए थे, रिसीवेबल्स के और पेएबल्स के. अब इस एग्जाम्पल में हमने करंट एसेट साइड पे एक और आइटम डाल दिया है एंड दैट इज द आइटम ऑफ इन्वेंटरी. तो इसमें हमारे पास बिगनिंग जो है रिसीवेबल्स 100 एंड द एंड के रिसीवेबल्स आर 110 विच मीन्स कि हमारे रिसीवेबल्स जो हैं दे हैव इंक्रीज्ड बाय 10. इन्वेंटरी बिगनिंग में 100 है एंड पे 80 है, सो देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 20 इन इन्वेंटरी. अकाउंट्स पेएबल बिगनिंग में 100 है and end पे 70 है, so there is a decrease in accounts payable worth 30. Net working capital, if we add up receivables and inventory
and subtract payable from that value, so that gives us net working capital. So 100 plus 100, 200 minus 100's accounts payable gives us net working capital of 100. End of the year, receivables 110 plus inventory 80. That gives us 190 current assets minus accounts payable, current liabilities 70 ki. So that gives us 120 as the ending balance. Now, when we are looking at the net working capital, either we simply calculate the change in the net working capital and then add into it the operating cash flows and the capital spending that will give us the cash flow relevant to a project, or we need to adjust our cost and revenue by the changes in our inventory, and that will give us directly the cash inflows and the outflows. So here in this case, our sales were 998, but our receivables, they increased by 10, which means our cash sales are how much? Our cash sales are 998 minus 10, which is equal to 988. On the cost side, our costs were 734, but inventories fell by 20. And our payables, they increased by 30. Therefore, we need to make adjustments in our costs. कि हमारी जो ये 734 की कॉस्ट है, उसमें हमारी जो इन्वेंट्री कम हुई है, हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया. और इसी तरह जो हमारे पेएबल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उनको भी हमने अकाउंट फॉर नहीं किया. Therefore, our adjustment will be कि 734 cost minus decrease in inventory is 20 plus increase in payable 30. So the net is 744. So our total cash outflow is 744. And when we are talking about the net cash flow, which will be the cash inflow minus the cash outflow, तो हमारे पास cash inflow we have adjusted by the receivables and cash outflow को हमने adjust किया अपनी cost को by the inventories and the payables. So what we have here is 988 minus 744 is equal to 244. अब ये तो था the detailed analysis of the net working capital, जिसमें हम ये कह रहे थे कि net working capital का role जो है in the calculation of the relevant cash flow of the project is very important. अब हम बात करते हैं एक और इशू की, and that issue is depreciation. Depreciation को हम हमेशा ये कहते हैं कि it's a non-cash expense, that we do not pay any cash for the depreciation expense. Rather, we charge a portion of the fixed asset in the form of the depreciation to the cost. And the depreciation जो है that is always shown on the balance sheet as an expense. लेकिन उसके लिए हम अपनी पॉकेट से कोई कैश जो है वो पेमेंट नहीं करते. The calculation of the depreciation जो है उसके various methods हैं. There is one straight line method जिसमें हम ये करते हैं कि टोटल जितना एक्सपेंडिचर हुआ है in acquiring a fixed asset, उसको यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 4 साल 5 साल जितनी भी है उस पर डिवाइड कर देते हैं एंड वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ऑल द इयर्स द एसेट इज इन यूज. लेकिन एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड. उसमें वी डू नॉट पे much attention to the economic life of the asset and the market value when the asset has completed its total project with the firm. उसमें 2-3 steps we follow. The first step is कि हम पहले जो है हर asset को उसकी एक क्लास में define कर देते हैं, और वो classes हैं कि हमारे पास 3 years asset class है, 5 years asset class है and 7 years asset class है. So here we have briefed it out on this particular slide कि modified accelerated depreciation method में हमारे पास क्या है. The basic idea is that every asset is assigned to a particular class. The class establishes the asset lives for tax purposes. Then we compute the depreciation for each year
by multiplying the cost of the asset by a fixed percentage. The expected salvage value and the actual expected economic life are not explicitly considered in calculation of the depreciation. कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम MACRS उसमें जो है हमारी इकोनॉमिक लाइफ और सैल्वेज वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है. तो लेट्स लुक एट द एसेट क्लास. तो पहले टेबल में हमने ये कहा है कि नॉर्मली हमारे 3 इयर्स की एसेट क्लास में वी टॉक अबाउट द इक्विपमेंट यूज्ड इन रिसर्च. 5 इयर्स की एसेट क्लास में वी टॉक अबाउट ऑटोज एंड कंप्यूटर्स, एंड 7 इयर्स की एसेट क्लास में वी टॉक अबाउट मोस्ट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट which normally are on the long term basis. Once we have decided about the asset class, then we need to look at कि हर साल में कितनी परसेंटेज जो है वो हमने चार्ज करनी है of the total expenditure on acquiring that asset in terms of depreciation, और वो परसेंटेजेस जो हैं वो भी गिवन है. तो पहले जो 3 इयर्स की एसेट क्लास में फॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली 6 मंथ्स की नॉर्म जो है वो यूज करते हैं कि पहले साल में हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और आखिरी साल में भी हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. इसलिए जो हमारे 3 इयर्स का एसेट क्लास है उसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी दैट विल बी फॉर द 4 इयर्स. सो वी लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल हियर. 3 इयर्स की एसेट क्लास में हम देखें फॉर द फर्स्ट ईयर 33.33%, देन फॉर द सेकेंड ईयर 44.44%, and third year 14.82 and the fourth year is 7.41. इसी तरह 5 years में भी for the first year क्योंकि हम 6 महीने की चार्ज कर रहे हैं तो again that is a lesser amount 20%, then 32%, 19.2%, 11.52, again 11.52, and then finally in the 6th year 5.76. And 7 year में similarly we have 14.29% for the first year, for the first 6 months, then 24.49, 17.49, 12.49, 8.93, and then consecutively 8.93, and finally in the 8th year for the 6 months we have 4.45%. तो इसके लिए अगर हम गौर करें इस टेबल पे तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जा रहा है. So let's take an example for the calculation of the depreciation. This example में we are assuming कि suppose we have an asset of worth 12,000. So depreciation for an automobile costing 12,000. अब इस ऑटोमोबाइल की जो asset class है that is 5 years asset class. Therefore what we are going to do is कि जो previous table है उसमें से हम ले लेंगे percentages and we will calculate. So the percentages were 20%, 32, 19.2, 11.52, finally 11.52 and 5.76. And we should always keep in mind one thing कि जब हम modified accelerated cost recovery system की बात करते हैं and we talk about different or the various percentages for different years, तो सारी percentages जो हैं they should always add up to 100%. And the same we have done on this particular table कि the second column जो है MACRS percentages जो हैं वो 100% है total. Depreciation for 12,000, first year के लिए 20% of the 12,000 is 2,400. Second year के लिए we have 32% of 12,000, 3,840. Then third year के लिए 19.2% of 12,000, 2,304. And then fourth year के लिए 11.52% of 12,000 is 1,382. And the same for the fifth year. And finally, for the sixth year, we have 5.76% of 12,000. So we look at the total of the last column, which is equal to 12,000, which means at the end of the sixth year, the total asset worth 12,000 will be depreciated. And therefore, the book value of the asset will be 0. So this basically is the concept of the depreciation. How do we calculate it? Then we can also talk about the relationship with the book value and the market value. The market value basically is determined by the market forces. But the book value is determined by taking
द फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसपे हमने एसेट को परचेज किया है और उसमें से रेलेवेंट डेप्रिसिएशन जो है वो ग्रेजुअली हम सबट्रैक्ट करते रहें. सो दैट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. बिगनिंग बुक वैल्यू 12,000 at the start of the year number 1. Depreciation is 2,400 and the ending book value is 9,600. For the second year, now this ending book value becomes the beginning book value, which is 9,600 minus the second year depreciation, which is 3,840, and finally the book value at the end of the second year is 5,760. So we keep on doing it. But finally what we get is at the end of the sixth year, हमारी book value जो है beginning book value is 691.20, depreciation is also 691.20, and our ending book value is equal to 0. So what this reflect here is कि at the end of the year, what we have is कि our book value of the asset is equal to 0. तो ये तो था treatment of the depreciation. इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, और अगर हम एसेट को बेचना चाहें और अगर एसेट हमारा जो है हायर या लोअर मार्केट वैल्यू पर बिकता है, तो इस सिलसिले में डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो किस तरह चेंज होंगी, और टैक्स के चेंज होने की वजह से ऑफ कोर्स हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो भी अफेक्ट होंगे. लेकिन इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करें, आई वुड लाइक टू गो बैक टू रिवाइज कि हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंट कैश फ्लोज फॉर द कैपिटल बजट्स. उसमें हमने बात की प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की, कैपिटल प्रोजेक्शंस की एंड द रिलेवेंट कैश फ्लोज कैलकुलेशंस की. और वंस वी हैव कैलकुलेटेड दैट, फिर हमने एक एग्जाम्पल पे मुख्तलिफ क्राइटेरियन लगा के पे बैक पीरियड, IRR, NPV सारे, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिसीजन मेकिंग. फिर हमने ये कहा कि हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं हम उनको किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वन मेथड वाज आवर टैक्स शील्ड मेथड. Tax shield method is an alternative to the traditional method of operating cash flows calculation plus आपका कैपिटल स्पेंडिंग एंड प्लस चेंज इन दी नेट वर्किंग कैपिटल. उसके बाद हमने बात की कि अगर हम कैपिटल बजटिंग ही के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उसमें चंद एक इश्यूज ऐसे हैं जिनको हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है. उसमें एक था नेट वर्किंग कैपिटल का. उसमें हमने कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है दैट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द कैश आउटफ्लो एंड the difference between sales and the net cash inflow. And finally, we have started talking about the depreciation. तो depreciation वाला हमारा टॉपिक जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए.